प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेज थ्योरम। ठीक है, बेज थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें दो टर्म समझने हैं। ठीक है, वो टर्म क्या क्या हैं? पहला टर्म तो ये है कि ये जो पार्टीशन टर्म है, पार्टीशन, ये क्या होता है? ठीक है, पार्टीशन किसे कहते हैं? पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझोगे पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, और पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस की कंडीशन क्या है, कब कोई इवेंट कहलाएगा पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, फिर उसके बाद आप बेज थ्योरम को बड़े आसानी से पढ़ पाओगे। तो जैसे मान लो हमारे पास कुछ इवेंट हैं, लाइक जैसे E1, E2, E3, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे इवेंट हैं। मान लो n इवेंट हैं ऐसे। ठीक है, अब इन इवेंट में एक खास बात है, वो क्या? पहली खास बात ये है कि ये सारे जो इवेंट हैं इनमें से कोई भी इवेंट पेयर वाइज लिया जाए, जैसे E1 को E2 के साथ इंटरसेक्शन कराया जाए, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 5। या E2 को E3 के साथ कराया जाए, है ना, इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा? 5। यानी कि ये जितने भी इवेंट हैं ये सारे के सारे ऐसे इवेंट हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, यानी कि इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह के इवेंट हैं, चाहे E1 का E2 से कराओ, E2 का E3 से कराओ, या E1 का E3 से कराओ, इन सब का आंसर क्या आने वाला है? 5। तो मैं ये कहूँ कि बेसिकली जनरल टर्म अगर मैं लिखूँ कि इसमें से कोई सा भी इवेंट हो, पहला कोई I मान लो और कोई दूसरा इवेंट हो मान लो J, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑलवेज कितना आएगा? 5। ठीक है, I मान लो 1 है, J मान लो 2 है, ऐसे तो हमेशा कितना आएगा? 5। इसका मतलब ये जितने भी इवेंट हैं ये सब के सब कैसे इवेंट हैं? डिसजॉइंट। क्या कहलाएंगे? क्या है ये? डिसजॉइंट इवेंट है। इनका आपस में कोई किसी तरह का रिलेशन नहीं है। ठीक, अब ये जितने भी इवेंट बोर्ड पर लिखे हुए हैं इन सब का जो कलेक्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? बोलो, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो अगर मान लो मैं एक सैंपल स्पेस बनाऊं, ठीक है, ये मैंने सैंपल स्पेस बना दिया, इस सैंपल स्पेस के अंदर सारे इवेंट होंगे, जितने n के n इवेंट सारे इस सैंपल स्पेस के अंदर ही होंगे। लेकिन अगर मैं आपको पार्टीशन दिखाऊं तो देखो आप कैसे देखोगे। मैं आपको पहला पार्टीशन दिखाता हूं, यहां पर कोई इवेंट है E1, ठीक है, इसका बाकी सारे इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं और दिखाता हूं, जैसे मान लो कोई एक इधर मैंने बनाया कुछ भी, जैसे सिर्फ एग्जांपल के लिए E5, वो अपना अलग दुनिया में है, उसका कोई लेना देना नहीं। एक और मैं दिखाता हूं, जैसे मान लो यहाँ पर कोई है E3, ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई है EN, nth नंबर वाला, या कोई भी जैसे 10 नंबर वाला, या इधर कोई है मान लो E2। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? इनमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा। कॉमन तो तब होता जब मैं कहता ये E1 इवेंट है और ये E2 इवेंट है, और इन दोनों में ये वाली क्वांटिटी क्या है? कॉमन। अब इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये सारे के सारे इवेंट जितने भी यहाँ पर लिखे जाएंगे n इवेंट, वो सब के सब इस सैंपल स्पेस के अंदर कैसे हैं? कैसे हैं? डिसजॉइंट इवेंट है। कैसे हैं? डिसजॉइंट इवेंट। और ये जितने भी डिसजॉइंट इवेंट हैं, ईच इवेंट इस सैंपल स्पेस का पार्टीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पार्टीशन। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ पार्टीशन दिखाए हैं, देखो, जैसे ये एक पार्टीशन है इस सैंपल स्पेस का, ये भी एक पार्टीशन है, ये भी पार्टीशन है, ये भी। ठीक है, तो पार्टीशन आपको समझ में आ गया पार्टीशन क्या होते हैं। पार्टीशन की एक खास बात और भी होगी, क्या? कि जितने भी पार्टीशन वहां पर होंगे अगर मैं उन सबका यूनियन करा दूं तो बता सकते हो क्या आएगा? सबका करा दूं जितने भी हैं, तो आंसर वो सब किसके इक्वल हो जाएंगे? सैंपल स्पेस। इन सबको कलेक्ट कर लूं, सबका यूनियन करा दूं, तो सारे जितने भी पार्टीशन हैं उनका सबका यूनियन किसके इक्वल रहा होगा? इस सैंपल स्पेस के इक्वल। समझ आ गई बात? तो ये बेसिकली पार्टीशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब आप पार्टीशन समझ जाते हो फिर इसके बाद बेज थ्योरम का स्टेटमेंट समझना थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे? मान लो हमारे पास कोई एक इवेंट है E1, E2 एंड सो ऑन, एन इवेंट है मान लो, ठीक है,
ये सारे के सारे इवेंट कैसे हैं, नॉन एम्प्टी इवेंट अपने आप में, ठीक है, नॉन एम्प्टी इवेंट है, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट, कुछ ना कुछ इवेंट इसके अंदर हैं हमारे अंदर, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये जो इवेंट हैं ये सैंपल स्पेस के पार्टीशन भी रखते हैं, ये मतलब एक सैंपल स्पेस के ये सारे के सारे इवेंट क्या हैं, पार्टीशन है। ये जितने भी इवेंट यहाँ पर हैं वो सबके सब अपने सैंपल स्पेस के क्या हैं, ये E1 E2 क्या है बोलो, पार्टीशन, ठीक है। तो जितने भी इवेंट हम लेकर चल रहे हैं वो सब पार्टीशन है हमारे सैंपल स्पेस के। अब कैसे, यहां पर जितने भी E1 E2 होंगे वो सब पेयर वाइज कैसे होंगे, डिसजॉइंट। नंबर 1 कंडीशन, पार्टीशन अगर हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि वो कैसे होंगे, पेयर वाइज डिसजॉइंट। और दूसरी बात ये कि जितने भी पार्टीशन वहां पर हैं उन सब का यूनियन किसके इक्वल होगा, सैंपल स्पेस के इक्वल, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में। ये चीज पार्टीशन की जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये वो चीज यहां पर लिखी हुई है। तो वो ये कहता है कि अब मान लो आपके पास कोई एक इवेंट है ए, कोई भी एक एनी इवेंट है ए, नॉन एम्प्टी इवेंट है वो भी एक, ठीक है। कोई एक इवेंट ए है, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। या मैं ये कहूं उसकी कंडीशन पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसकी नहीं, एक ही प्रोबेबिलिटी नहीं, उसकी कंडीशन पर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, ठीक है। तब उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो एक बार फिर से क्या क्या पॉइंट हुए, हमारे पास कुछ इवेंट हैं, एन इवेंट है, वो एन इवेंट अपने सैंपल स्पेस के क्या हैं, पार्टीशन है, यानी कि वो सब आपस में पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं, ठीक है। उन सबका कलेक्शन यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल है। तो अगर उनमें से किसी भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, किसी एक इवेंट के कंडीशन पर, यहां पर जो इवेंट है वो कॉमन इवेंट है ए, ठीक है, उस इवेंट की कंडीशन पर किसी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इनमें से, तो वो इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। और ये जो फॉर्मूला है ये बेस थ्योरम कहलाता है या बेस फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, इसको समझो। जैसे मान लो आपने कहा कि मुझे जो फर्स्ट इवेंट है E1 इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए इसके कंडीशन पर, ठीक है। तब आप क्या निकाल रहे होगे बताओ, तो आंसर प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे E1 की, किसके कंडीशन पर, ए की कंडीशन पर, और ये इक्वल होगी किसके, तो आंसर ऊपर तो वही आएगा जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो आएगी। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो हम किसकी निकाल रहे हैं, E1 की। अगर हम E2 की निकाल रहे होते तो ऊपर E2 की प्रोबेबिलिटी आती, लेकिन अभी हम 1 की निकाल रहे हैं तो 1 की आएगी। तो क्या आएगा ऊपर बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, ठीक, और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1। जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी पहले तो, और फिर उस जो हमारा कॉमन सेट है, जो हमारा ए जो गिवन इवेंट है, गिवन इवेंट होता है हमेशा ध्यान रखना, ए गिवन इवेंट है, उस गिवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल इस इवेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ए बाय E1। और इसके अपॉन में यहां पर ये क्या चल रहा है, सम, किस किस का सम, 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक जाना है। इस बात का क्या मतलब है, तो पहले हम j की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहां पर 1, यहां पर रखो 1, ठीक, और इनटू में क्या आ रहा होगा बोलो, पे a बाय क्या, E1। j की वैल्यू हमने पहले क्या रख दी, 1, फिर इसके बाद इसके साथ प्लस में चल रहा होगा क्योंकि सम का साइन है, कहां तक, n तक जा रहा होगा ना। फिर नेक्स्ट मतलब क्या आ रहा होगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय E2, ठीक है। फिर और आगे क्या चल रहा होगा, प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, n तक, जितने भी वहां पर इवेंट गिवन है वहां तक, ठीक। तो ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अगर मान लो इसी में वो कहता कि इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ इस गिवन इवेंट की कंडीशन पर, ठीक, तब हम यहां पर क्या लिखते हैं, E2 बाय a, यहां पर E2, यहां पर E2, और ये जो लाइन नीचे लिखी हुई है हमेशा सेम रहेगी सब में, वहां पर चाहे कोई किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी हो, ठीक है, ऊपर तो उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा लेकिन नीचे जो है हमेशा सबका सम आएगा, ठीक है। जैसे P E1 a बाई E1 इसमें आ रहा है, अगर E2 की भी पूछी होती
तब भी ये यहीं से स्टार्ट होता, क्योंकि जो नीचे स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, ठीक है ना, फिर 2 3 एंड सो ऑन, ये इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। इसको हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी बात क्लियर हो जाएगी। उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक में, जो बेस थ्योरम पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 बेस थ्योरम पर बेस्ड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा हूँ। पहले देखो, ये है एक्सरसाइज कौन सी, 13.3, ठीक है, एक्सरसाइज 13.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ। अब ये जो बेस थ्योरम है, इसके सारे क्वेश्चन करने का मैंने अपना एक तरीका बनाया हुआ है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन, चाहे कितने भी बेस थ्योरम क्वेश्चन दे दो, मैं सबको एक ही तरीके से करता हूँ और वो बेस्ट तरीका है, बेस्ट, उससे बढ़िया कुछ नहीं। क्या तरीका है समझो। क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको सबसे ज्यादा ध्यान, पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा ध्यान लास्ट वाली लाइन पर देना है। कहां पर, लास्ट लाइन पर हमेशा, ठीक है, जब भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन कर रहे होगे। देखो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। अब बैग कंटेन एंड सो ऑन ऐसे लाइन कुछ दी हुई है, ठीक है। उसने बोला क्या है, 1 of the 2 bag is selected at random। उसने बोला a bag contain 4 red ball 4 black ball, another bag contain 2 red and 6 black ball, 1 of the 2 bag is selected at random and the ball drawn from the bag which is found to be red, find the probability that the ball is drawn from the first bag, ठीक है। अब जो वो पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग में से बॉल के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, अब इसमें कई सारी चीजें, जैसे बैग भी गिवन है, बॉल भी गिवन है, तो इनमें से इवेंट E1 E2 कौन से होंगे, हमारा ए क्या होगा क्वेश्चन में, ये हमें डिसाइड करना होता है। वो हमें लास्ट लाइन से पता चल जाता है। जैसे उसने कहा कि जो बॉल निकाली गई हो वो फर्स्ट बैग में से निकाली गई हो, तो जिसमें से निकाली गई है वही हमारा क्या बन जाएगा, इवेंट। इवेंट 1 हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट बैग, ठीक है। कितने बैग हैं, 2 बैग हैं। इवेंट 2 क्या बन जाएगा हमारा, सेकंड बैग, ठीक है। और ए क्या बनेगा, जो हमें गिवन होगा, मतलब गिवन हमें क्या है, 1 of the 2 बैग, 2 बैग में से एक बैग सिलेक्ट किया गया एट रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, तो जो ए है वो हमारा क्या हो गया, रेड बॉल, ठीक। अब आपको बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी, इनमें से किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आंसर है, लास्ट लाइन बताती है हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो कह रहा है बॉल निकाली गई हो लेकिन कौन से बैग में से, फर्स्ट बैग में से, तो फर्स्ट बैग के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सच दैट कि उसमें से क्या निकल कर आई हो, रेड बॉल। अगर वो कहता कि लास्ट वाली लाइन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, तब हम यहां पर क्या निकाल रहे होते, E2, क्योंकि सेकंड बैग हमारा E2 है, ठीक है। अब इसमें बेस थ्योरम जब लगाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, बताओ, बोलो। ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और इनटू में क्या, A बाय E, ठीक है। तो यहां पर E1 की निकाल रहे हैं तो E1 की प्रोबेबिलिटी आएगी, इनटू में क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय क्या, E1। जो लाइन आपने ऊपर लिखी है वही नीचे लिखो वापस से, E1 इनटू में क्या, PA बाय E1 प्लस क्या आएगा, अब यही चीज E2 के साथ आएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और PA बाय E2, क्योंकि उसने यहां पर जो फॉर्मूले में दिया हुआ है वो कह रहा है कि नीचे जो है आपको सम कराना है जहां तक जितने आपके इवेंट हैं। अब हमारे क्वेश्चन में कितने इवेंट हैं, 2 ही इवेंट हैं, तो इसमें हम पहले वाले इवेंट प्लस दूसरा वाला इवेंट के लिए लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब इस फॉर्मूले में जिस जिस क्वांटिटी की आपको जरूरत है वो सारी आपको निकाल कर रखनी है, ठीक है। तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, बैग टोटल बैग कितने हैं,
2, और तो इस बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, 2 बैग में से एक बैग होने की। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, 2 बैग हैं टोटल, उसमें से एक बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, A है हमारा रेड बॉल, अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी A/E1 की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कैसे निकालोगे, तो आंसर है रेड बॉल हो और किस में से निकली हो, फर्स्ट बैग में से, रेड बॉल हो और फर्स्ट बैग में से। तो फर्स्ट वाले बैग में देखो 4 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। रेड बॉल कितनी है 4 और टोटल बॉल कितनी है 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। ठीक, ऐसे ही और किसकी जरूरत पड़ेगी देखो A/E2 की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 निकाल लो। कैसे निकालोगे बोलो, रेड बॉल हो और सेकंड बैग में से निकालो, तो सेकंड वाले बैग में रेड बॉल देखो कितनी है 2 रेड है और 6 ब्लैक है, टोटल बॉल कितनी है 8, तो कितना आ गया 1/4। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जब बेस थ्योरम से जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको सबसे पहले तो इवेंट लिखने हैं और ए लिखना है, ये सबसे पहले आपको ढूंढना है क्वेश्चन में से। और ये कहां से मिलता है, लास्ट वाली 2 लाइनें जो भी होती हैं वहां से मिल जाता है। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है वो हमेशा इवेंट होगा, ठीक है, जिसकी कंडीशन पर पूछिए वो हमेशा ए होगा। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट लाइन में ये पता चल जाता है कि इन गिवन इवेंट में से किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने फर्स्ट बैग की पूछी है तो इसलिए मैंने E1 लिखा, सेकंड बैग कहता तो मैं E2 लिखता। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, अब बस वैल्यू पुट करनी है और इसके बाद आपका आंसर निकल कर आ जाना है। ठीक है, तो वैल्यू सारी पुट कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/2, A/E1 कितना है 1/2 अपॉन नीचे भी यही E1 की प्रोबेबिलिटी प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2 और A/E2 1/4। ये ऊपर कितना आ जाएगा 1/4 और नीचे ये कितना बनेगा, तो ये 2 2 जा 4, 1/4 प्लस 1/8, 1/4 ऐसे ही। ठीक है, नीचे एलसीएम लोगे 8 आएगा, है ना, 4 2 जा और 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 2 ऊपर आ जाएगा, तो आंसर कितना बन जाएगा 2/3। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना निकालना वो तो फिर अलग है, आसान सा काम है, वो तो कैलकुलेशन वाला काम है। मेन काम बस इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में सबसे यही है, इवेंट पता करना और ए पता करना। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उस क्वेश्चन को पढ़कर आपको ये देखना है कि उसमें E1 E2 किसे मानना है और ए किसे मानना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। वो कह रहा है of the student in a college it is known that 60% reside in hostel, 40% are day scholar, previous year result that ये सब पढ़ लो पूरा। ठीक है, पढ़ने के बाद कहाँ पर जंप कर जाना, सीधा लास्ट लाइन पर। कह रहा है at the end of the year one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that student is hosteler? What is the probability? किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है हॉस्टलर के होने की, यानी कि हॉस्टलर हमारा क्या होगा एक इवेंट। ये बात आ गई समझ में। तो यानी कि सबसे पहली बात तो क्लियर ये हो गई कि इवन जो है वो क्या रहा होगा हॉस्टलर। तो मैं यहां पर लिखता हूं हॉस्टलर। ठीक है, हॉस्टलर। अगर एक चीज हॉस्टलर है तो दूसरी वाली क्या होगी। अब आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन पढ़ लो तो आपको दूसरा इवेंट पता चल जाएगा। बताओ क्या रहा होगा। वो कह रहा है इट इज नोन दैट 60% रिटायर्ड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। तो एक चीज हॉस्टल और दूसरा इवेंट क्या है डे स्कॉलर। ठीक है, ओके, डे स्कॉलर हो गए। ये आपको E1 E2 पता चल गए। अब इसके बाद ए, अब हम ए पता करेंगे हमारा क्वेश्चन के लिए ए क्या है। अब ए कहां से मिलता है, अगेन लास्ट लाइन से ही मिलेगा। वो कह रहा था एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में ए क्या है, ए ग्रेड का आना। तो ये वाला जो है वो ए होगा। समझ आ गई बात आपको।
ठीक। अब लास्ट वाली लाइन में से पढ़कर ये बताना है आपको कि इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालेंगे, E1 बाय ए निकालेंगे या E2 बाय ए निकालेंगे। E1 बाय ए निकालेंगे क्योंकि उसने हॉस्टलर की पूछी है, हॉस्टलर हो और उसका ग्रेड क्या आया हो ए, तो E1 बाय ए निकालेंगे। अगर हमने हॉस्टलर को E2 माना होता तो E2 बाय ए निकाल रहे होते। ठीक है, समझ आ गई बात। अब बचा क्या क्वेश्चन में, अब बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखना बचा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E1 इंटू पी ए बाय E1। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं और इसका उल्टा लिखते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद नीचे का फॉर्मूला भी आपको सीधा पता चल गया। ये चीज़ तो अब दोबारा रिपीट होगी नीचे, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस में क्या आएगा बोलो, सेम यही चीज आएगी बट अब 2 के साथ आएगी। ठीक है, ओके। अब हमने फॉर्मूला तैयार कर लिया अपना, हमने इवेंट और ए भी तैयार कर लिया। अब बचा क्या है, इन सब की प्रोबेबिलिटी ढूंढना, प्रोबेबिलिटी निकालना और वैल्यू पुट करना, बस इतना बचा है, हो गया क्वेश्चन। तो हॉस्टलर कितने थे, कितने हैं 60%, यानी प्रोबेबिलिटी हो गई 60 बाय 100। डे स्कॉलर कितने थे 40%, तो डे स्कॉलर की प्रोबेबिलिटी हो गई 40 बाय 100। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। ए ग्रेड हो और हॉस्टलर की कंडीशन पर क्या होगा बोलो, ए बाय E1। ग्रेड ए आना किस कंडीशन पर, वो हॉस्टलर हो, कितना था 30%, यानी 30 बाय 100। ठीक, और ग्रेड ए आया हो और वो क्या हो, डे स्कॉलर, ये कितना था 20%, ए बाय E2 कितना 20%, यानी 20 बाय, आसानी से निकल के आया उसमें से, सब कुछ पता चल गया। वैल्यू पुट कर दो बस, आंसर आ जाएगा 60 बाय 100 इंटू 30 बाय 100 ए बाय E1 ये लिख दिया। और इसके नीचे अपॉन में फिर से यही सब आएगा 60 बाय 100 इंटू 30 बाय 100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 40 बाय 100 और इनटू में a बाय E2 20 बाय 100। ठीक है, ये आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करा लो, कितना आ जाएगा 1800। ठीक है, अपॉन में 10,000। ठीक है, और नीचे यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 800 ये बनेगा और 1800 ये बनेगा। 1800 और 800 2600 बन जाएगा। और अपॉन में क्या चल रहा होगा 10,000। ये कैंसिल हुआ होगा तो ये 2 0 कैंसिल हुए होंगे, इसको भी कैंसिल करा दो। किससे कैंसिल करा दोगे, 2 से। ये 9 टाइम और ये 13 टाइम, कितना आ जाएगा 9 बाय 13। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। तो ये कैलकुलेशन वाले पार्ट को अगर आप छोड़ दो तो मेन जो काम है आपका समझना सीखना वो ये है। समझ में आ गया। लास्ट वाली लाइन में जब आपने ये पढ़ा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वो एक हॉस्टलर है, तो आपको पता चल गया अच्छा हॉस्टलर को इवेंट लेना है। तो हॉस्टलर अगर E1 है तो दूसरी वाली चीज क्या हो जाएगी E2। और फिर लास्ट वाली लाइन से ये पता चल गया कि किसकी कंडीशन पर निकालना है, उसने बोला हुआ है ग्रेड ए आना चाहिए, तो वो हमारे लिए ए इवेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप ये थर्ड क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट ईदर नो द आंसर और गैस। फिर ठीक है, लेट द प्रोबेबिलिटी नो द आंसर, मतलब कुछ हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है। मैं बेस थ्योरम में लास्ट वाली लाइन पर ज़्यादा फोकस करूंगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्टली, ही आंसर्ड इट करेक्टली। ठीक है, ऐसा हमें गिवन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, स्टूडेंट नोज द आंसर। क्या पूछा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, यानी कि ये हमारा क्या बनेगा, इवेंट बनेगा। तो इवेंट 1 हम मान लेंगे
स्टूडेंट नोज द आंसर, ठीक है। और इवेंट 2 क्या रहा होगा फिर, है ना। अगर एक तो है नो द आंसर और दूसरा क्या होगा, गैस, गैस कर रहा है वो आंसर, ठीक है। ठीक है, गैस कर रहा है वो आंसर को, ओके। ये 2 इवेंट बन गए। ये हमें गैस वाला कहां से पता चला, अब आप जब लास्ट टाइम पढ़ लेते हो तो पहला इवेंट पता चल जाता है, फिर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन में कोई उसने बोला हुआ है मल्टीपल चॉइस आंसर है, जिसमें या तो वो जानता है नोज द आंसर और गैस द आंसर, तो गैस वाला हमारा दूसरा बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का ए पता करके बताओ, वो भी लास्ट लाइन में मिलेगा। क्या कह रहा है, फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर, जबकि गिवन है, गिवन दैट आंसर इज करेक्ट, तो यानी कि करेक्ट होना क्या है हमारे लिए, ए, ठीक है। तो अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम ऑफ कोर्स आंसर जानता हो और वो क्या हो, करेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका फॉर्मूला बेस्ड थ्योरम लगाओ, क्या होगा, Pe1 इंटू पी ए बाय E1 अपॉन में Pe1 इंटू में पी ए बाय E1 प्लस Pe2 इंटू में पी ए बाय E2, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन को पढ़ के प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है सारी। क्या क्या बोला हुआ है, in answering a question on multiple choice test, a student either knows the answer or guess. Let 3/4 be the probability that he know the answer and 1/4 be the probability that he guess the answer. Assuming that a student who guess at answer will be correct with probability 1/4. देखो पहले तो उसने दिया हुआ है अगर वो आंसर को जानता है तो प्रोबेबिलिटी 3/4 है, इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और अगर वो गैस कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कितनी, 1/4, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गैस एट आंसर विल करेक्ट, गैस किया हो और आंसर कैसा हो, करेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो ध्यान दो ये क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, A/E2, कितना, उसने गैस किया हो और आंसर कैसा आ रहा हो, ए क्या है हमारे लिए, करेक्ट, तो गैस किया हो और आंसर करेक्ट आ रहा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने क्वेश्चन में बता रखी है कितनी, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितनी होगी, वो आंसर को जानता है और वो करेक्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है 1, क्योंकि ये कैसा इवेंट हो गया, सर्टेन इवेंट। जब वो आंसर, दो चीजें हैं, एक तो वो गैस कर रहा है तब सही निकल गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है 1/4, एक वो जानता है कि यही आंसर करेक्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, क्योंकि वो श्योर इवेंट हो गया ना, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, वैल्यू पुट करनी है। जैसे E1 की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, इनटू में A/E1 कितना है, 1, और फिर से अगेन 3/4 इंटू 1 प्लस E2 कितना है, 1/4, और इनटू में A/E2 1/4, ठीक है। ये ऊपर कितना आ रहा होगा, ये नीचे 3/4 बनेगा, ठीक है, 3/4 प्लस 1/16, 3/4 ऐसे ही, ठीक है। नीचे कितना आएगा एलसीएम, 16, 4 4 जा 4 3 जा 12, 12 और 1 कितना, 13, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे कितने टाइम, 4, 4 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना बन जाएगा, 12 अपॉन, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पढ़ के लास्ट लाइन को हमेशा E1 E2 पता कर लो, ए पता कर लो, और क्वेश्चन में ये चारों चीजें आपको हर हाल में दी ही होंगी, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये चारों चीजें आपको क्वेश्चन में ही दे रखी होती हैं। मैंने बेस थ्योरम का ये क्वेश्चन किया, ये सब भी आपको क्वेश्चन में दिया था, मैंने निकाला नहीं है कहीं से, या इससे पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें ये भी
क्वेश्चन में ही होता है। और ये जैसे आपको 2 बैग हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 1/2। तो ये सब क्वेश्चन में दिया होता है, बस आपको सही इवेंट और सही ए पता करना होता है। उसके बाद बेस थ्योरम के सारे क्वेश्चन इसी तरह से होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। जब 99% इफेक्टिव होता है जब वो एक्चुअल में प्रेजेंट हो, ठीक है। However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person। ठीक है, आगे स्किप करने के बाद लास्ट लाइन में जाते हैं हम, तो वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो इवेंट 1 क्या होगा बोलो, क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज। ठीक है, पर्सन हैज डिजीज। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इवेंट 1। तो इवेंट 2 क्या होगा, पर्सन नॉट हैव डिजीज। ठीक है, ये हमारा E2 हो गया। अच्छा, ए बताओ पढ़कर क्या है, लास्ट लाइन में ही लिखा हुआ है। वेरी गुड, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। और अब बेस थ्योरम की बात करें तो हमें ऑफ कोर्स पर्सन को डिजीज हो और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया हो, उस कंडीशन पर निकालना है। तो फॉर्मूला अगेन फिर से वही लगेगा जो अभी तक लगाते हुए आ रहे हैं, PE1 P A/E1 अपॉन में PE1 इंटू PA/E1 प्लस E2 एंड PA/E2। ठीक है, अब ये सारी क्वांटिटी हमें पता करनी है। अब हम क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे पूरा प्रॉपर और इस सारी प्रोबेबिलिटी को वहां से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सन हैज डिजीज, इसको हमें ढूंढना है। तो अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। However, the test also yield a false positive result for 0.5% of healthy person. If a healthy person is tested, then with probability 0.005 मिल गया हमें। हेल्दी पर्सन जिसको डिजीज है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.005। ठीक है, ये बोला हुआ है, पढ़ लो इस लाइन को। इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड then with probability 0.05 the test will imply he has a disease। उस जिसको डिजीज है वो 0.005 है। ठीक है, तो नहीं होने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, अगर होने की प्रोबेबिलिटी 0.005 है तो ना होने की क्या होगी, 1 में से माइनस करा दो इसको। ठीक है, बात आ गई समझ में, तो कितनी निकल कर आ जाएगी 0.995। ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ना होने की प्रोबेबिलिटी, डिजीज ना होने की प्रोबेबिलिटी। होने की प्रोबेबिलिटी अगर उतनी है तो ना होने की ये हो गई। अब हमें क्या चाहिए होगा, देखो सुनो ध्यान से, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया हो और उसे एक्चुअल में डिजीज हो। टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया हो और उसे एक्चुअल में क्या हो, डिजीज। वो पहली वाली लाइन में दे रखा है, अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिव है सर्टेन डिजीज में व्हेन इट इज इनफैक्ट प्रेजेंट, जब वो एक्चुअल में डिजीज वहां है। तो 99% है, तो 99% हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब दूसरी चीज हमें क्या निकालनी होगी बोलो, A/E2। A/E2 का क्या मतलब हो गया, पॉजिटिव रिजल्ट आया हो बट डिजीज नहीं है। तो देखो उसने आगे बताया हुआ है फॉल्स रिजल्ट भी दे रहा है, कितने का 0.5% है। ठीक है ना, पॉजिटिव रिजल्ट आ गया बट वो हेल्दी पर्सन है, डिजीज है ही नहीं उसको, है ना। उसका लिए कितना दे रखा है पॉजिटिव रिजल्ट, 0.5% ऑफ हेल्दी पर्सन टेस्टेड, है ना। तो 0.5% हटाओगे तो नीचे कितना 100। अब मैंने आपको सारी चीजें निकाल कर दे दी,
अब आपका काम क्या बचा हुआ है, इसमें बस वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कर पाओगे क्या? वैल्यू पुट करनी है बस आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नया नहीं किया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने में बच्चों को टफ लगती है, मुझे नहीं पता क्यों, बट ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जब लास्ट लाइन मैंने पढ़ी तो वहां से मुझे ये पता चल गया कि पर्सन को डिजीज होना क्या माना जाएगा, इवेंट 1, और मुझे वहां पर ए भी पता चल गया बहुत क्लियरली कि टेस्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब E2 किसे माना जाए, तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो इस चीज की दे रखी है, एक तो डिजीज है यानी कि नॉट हेल्दी पर्सन, और एक हेल्दी पर्सन की बातें हो रही हैं। तो आप इवेंट 1 चाहे तो नॉट हेल्दी और हेल्दी पर्सन दोनों में से कुछ भी मान सकते हो, या ऐसे लिख लो हैज डिजीज और नॉट हैज डिजीज, दोनों में से कुछ भी लिख लो, ठीक है। जब आपको इवेंट पता है, ए पता है, अब ये क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखी है, इसमें अगर डिजीज है उसकी प्रोबेबिलिटी बता रखी है, तो ना होने की क्या होगी, 1 में से माइनस करके आ गया। और ये दोनों स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं कि जब हेल्दी पर्सन और एक्चुअल में पॉजिटिव है तो 99% है, जबकि टेस्ट रिपोर्ट गलत भी आती हैं। जिनको डिजीज नहीं है और फिर भी उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, वो कितनी है, 0.5%। वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।